नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर को। यह हमारा पार्ट 1 है। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस जो 25 इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं इंडियन पॉलिटी के, उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हम अन्य सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जैसे आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसी तरह से। इसके अलावा इकोनॉमी और जियोग्राफी, उनके भी हम 25-25 प्रश्न करके डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है पॉलिटी का। इसमें हम 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह जो आपकी सीरीज है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह जो सीरीज है कैसी लगी। अपना सुझाव, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता होगा जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। तो आपको पता होगा इसी आर्टिकल 352 का उपयोग करके 1975 में जो है आपका नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। किसकी जगह? तो आपका जो है आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके जो है 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तो इसी में आगे चलकर बदलाव किया जाता है। 1978 में एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है जिसका नाम और उसने इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ थोड़ा सा बदलाव किया और इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आंतरिक अशांति की जगह जो सशस्त्र विद्रोह शब्द था यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया था। अब जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वह आंतरिक अशांति के बजाय सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जा सकती है। तो आप इसे याद देखिएगा, इसको जो है हटा दिया गया था आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। कम से कम हमारी जो उद्देशिका है, हमारी जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल से कम हर साल 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एक बार आप प्रियम्बल को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रियम्बल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं उनको तो कम से कम आप देख ही लीजिएगा। जैसे आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड दिया गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन शब्दों से जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी उद्देशिका है, हमारा जो प्रियम्बल है उसमें इसमें 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी जो प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप प्रियम्बल को आराम से इत्मीनान से बैठकर पढ़ेंगे तो इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है आपको मिल जाएगा। तो कितने प्रकार के न्याय का जिक्र प्रियम्बल में है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है, कितने प्रकार की समता का जिक्र है, इन सभी के बारे में आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में बनते ही बनते हैं। इसके अलावा जो 2 शब्द थे, मतलब जो हमारी उद्देशिका थी उसमें जो है कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे इनको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पॉलिटी का। इसको कम से कम आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें देखा गया है कि जो प्रियम्बल वाला टॉपिक है, प्रियम्बल से कम 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो प्रियम्बल का टॉपिक आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वहीं आगे जो हम सीरीज लाएंगे उनमें हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को सम्मिलित करते रहेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा है, इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? तो 22 जुलाई 1947 को। ये डेट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति दी गई थी 22 जुलाई
1947 को, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको संविधान सभा ने स्वीकृति कब दी थी? तो 24 जनवरी 1950 को, इसे भी आप याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान हमारा जो जनगण मन है उसको स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इस प्रारूप समिति को प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थी इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, आप इसे याद रखिएगा। तथा इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। 7 सदस्य इस समिति में थे। इन सदस्यों के नाम क्या क्या थे? तो पहले इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके हो गए एक गोपाला स्वामी हो गए अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी हो गए, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए, इसके बाद N माधव राव ने जो है BL मित्र की जगह ली थी, क्योंकि जो आपके BL मित्र थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कुछ कारणों से। इसके अलावा TT कृष्णामाचारी थे, इन्होंने DP खेतान की मृत्यु के पश्चात जो है प्रारूप समिति में सम्मिलित हुए थे आपके TT कृष्णामाचारी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। इसके टोटल 7 सदस्य थे इसमें, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आपका DPSP यानी कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका एक आर्टिकल है, उनका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। इसी में जो है आपका समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश दिया गया है। तो आर्टिकल 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 44 आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो हमारा अनुच्छेद 124 है इसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 144। वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं श्री NV रमन्ना, ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप इसे याद रखिएगा। वहीं उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसे भी आप याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया, इसे भी आप याद रखिएगा। HJ कानिया जो थे ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे आपके उच्चतम न्यायालय के। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, यह क्या होता है? तो यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। तो आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में जो KK वेणुगोपाल है ये हमारे क्या है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो तब भारत के महान्यायवादी से जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 76, आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 76 है, इसका जो संबंध है किससे है? तो भारत के महान्यायवादी से है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वर्तमान में हमारे भारत महान्यायवादी कौन है? तो KK वेणुगोपाल हैं। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का जो प्रावधान है किस संशोधन के तहत किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, यानी कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लोक उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति में टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। और इस समिति को बनाया गया था 1964 में, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसमें 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा से होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। इन 22 सदस्यों में 15 आपके लोकसभा से और आपके 7 होते हैं राज्यसभा से। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं जो आपकी एक समिति होती है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति, इसे भी आप याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसे भी आप याद रखिएगा। आपका जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं। लोकसभा के जो 30 सदस्य होते हैं इस
प्राक्कलन समिति में होते हैं, जिसे भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद एक और समिति होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और आपके 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा आपकी जो लोक लेखा समिति है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस समिति को, लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। किसका? तो प्राक्कलन समिति का, एस्टिमेट कमेटी का। इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कमेटियों से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारित किया गया किस पर? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत की जो संचित निधि है, उस भारत की संचित निधि से जितने भी खर्चे होते हैं न्यायालय के वे तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वह दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा भारत की जो संचित निधि है, इसका आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 जो है, इसका संबंध आपका है भारत की संचित निधि से। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं भारत की जो आकस्मिकता निधि है, उसका संबंध किससे? तो आर्टिकल 267 से। ऐसे भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 267 जो है, 267 जो है, इसका संबंध आपका हो जाएगा भारत की आकस्मिकता निधि से। और आर्टिकल 266 का संबंध आपका हो जाएगा भारत की संचित निधि से। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में साधारण चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो यह जो मतदान की आयु थी, इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1992 में जो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थी श्रीमती जानकी पटनायक और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इसे भी आप याद रखिएगा। जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और इसकी पहली अध्यक्ष थी श्रीमती जानकी पटनायक। ये सभी एडिशनल फैक्ट भी आपको साथ में याद रखकर चलना है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को किस सूची में रखा गया, किस शेड्यूल में रखा गया है? तो हमारी जो 8वीं अनुसूची है, हमारा जो 8वां शेड्यूल है संविधान का, इसमें जो है टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है, जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आप इसे याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची। अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 से रिलेटेड है, क्षमादान की शक्ति का संबंध आपका अनुच्छेद 72 से है। तो क्षमादान की शक्ति के तहत मृत्यु दंड को अगर अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रविलंबन, यानी कि रिप्राइव, यानी कि मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए अगर निलंबित कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रविलंबन, यानी कि रिप्राइव। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो नीलम संजीव रेड्डी, आप याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये एकमात्र राष्ट्रपति थे भारत के जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इसे भी आप याद रखिएगा। जो आपके नीलम संजीव रेड्डी थे ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये कब राष्ट्रपति बने थे? तो वर्ष 1977 में बने थे हमारे देश के राष्ट्रपति। 1977 में ये राष्ट्रपति बने थे। तथा ये निर्विरोध, कब? तो निर्विरोध ये निर्वाचित हुए थे। तथा ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता भी की गई है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा जो वीवी गिरी थे हमारे राष्ट्रपति, ये एकमात्र ऐसे याद रखिएगा, ये वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया। यानी कि आपके जो वीवी गिरी थे, वीवी गिरी जो हमारे राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति के अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे पहले राष्ट्रपति। ये 2 बार निर्वाचित होते हैं, 1952 में, फिर 1957 में। यानी कि 1952 में पहली बार ये निर्वाचित होते हैं, फिर दोबारा ये 1957 में भी निर्वाचित होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को
भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है, तब उच्चतम न्यायालय द्वारा किस प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, अगर इस बात का संशय हो कि जो न्यायालय है, जो निचला न्यायालय है, अगर वह अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय देता है, तो इसके विरुद्ध जो उच्चतम न्यायालय है वह किस प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो उसके ऊपर का जो न्यायालय होगा वह उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? तो उत्प्रेषण रिट के तहत जो है किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने, यानी कि जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है, उसने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है। तो इसे आप याद रखिएगा, उत्प्रेषण इसको हम कहते हैं। टोटल 5 प्रकार के रिट का जिक्र है हमारे संविधान में। ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया परमादेश, जिसको हम मैंडेमस के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा आपका हो गया प्रतिषेध, जिसको हम प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। चौथा आपका हो गया उत्प्रेषण, और पांचवा आपका हो गया अधिकार परीक्षा, यानी कि क्यूओ वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फजल अली की अध्यक्षता में जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी अध्यक्षता इसका गठन किया गया था 1953 में। इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, यह 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें फजल अली अध्यक्ष थे और इसके अलावा 2 और व्यक्ति थे जिनका नाम था के.एम. पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू। 2 अन्य सदस्य थे इसमें, तो आप इसे याद रखिएगा, के.एम. पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू ये सदस्य थे और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। तथा इस आयोग का गठन किया गया था 1953 में। मंत्रिपरिषद जो होती है हमारी किसके प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से? तो लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बहुत बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है। साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में गतिरोध की स्थिति में आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपकी जो ज्वाइंट सेशन होता है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है यह किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। तथा आपका जो ज्वाइंट सेशन होता है इसको बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, यानी कि संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु इसकी जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको जान लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है, जो आपकी संयुक्त बैठक होती है, वह किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति जैसे महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति जैसे महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा स्पीकर। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निश्चित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार है। तो आप इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए है, सरकारिया आयोग जो 1983 में बना था, पुंछी आयोग जो 2007 में बना था, यह किससे संबंधित है? तो ये दोनों जो आयोग आपके हैं, सरकारिया आयोग जो 1983 में बना था और पुंछी आयोग जो 2007 में बना था, इन दोनों का संबंध है सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है आपके ये दोनों आयोग। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पहला वीडियो था। इसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारे एडिशनल फैक्टों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप कह लीजिए टोटल 40 से 45 प्रश्न इस तरह से आपके सॉल्व हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू किए हैं, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। भाग 1 में ऑलरेडी हमने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया था, तथा आज का हमारा जो भाग 2 है इसमें और हम 25 प्रश्नों को कवर करेंगे आज।
दोस्तों यह जो आपकी सीरीज है अब भारतीय राज्य व्यवस्था की उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेखपाल की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। पॉलिटी के अलावा हम ज्योग्राफी की भी सीरीज को शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी तैयार करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हम भारत के लोग, इस शब्द का जो संबंध है किससे है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हम भारत के लोग आपको मिलेगा हमारा जो प्रियम्बल है हमारे उद्देशिका में। तब इसे याद रखिएगा, हम भारत के लोग जो शब्द है यह संबंधित है संविधान की उद्देशिका से यानी कि प्रियम्बल से। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना या संविधान का प्रियम्बल। तो ये प्रश्न आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसके तहत हुआ था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो संविधान सभा थी उसका जो गठन तय किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है आपका गठन किया गया था संविधान सभा का। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो संविधान सभा बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी किसकी, तो संविधान सभा की। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और संविधान की उद्देशिका के तत्व जो 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था इसके तहत हमारी प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द कौन कौन से थे, तो एक था आपका समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था आपका अखंडता। तो ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत जो 1976 में आया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद को नए राज्य के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन करने की शक्ति जो है कौन सा अनुच्छेद देता है। तो यह अनुच्छेद आपका है 3। आर्टिकल जो 3 है यह कहता है कि जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल व उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3 यह संसद को शक्ति देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली को जो है आपका, जो दिल्ली है विशेष दर्जा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद। तो आपका जो अनुच्छेद 239AA है यह दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो इसे आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 239AA। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय संविधान में भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसमें भूमि सुधार का जो टॉपिक है वह दिया गया है। तो यह संविधान जो अनुसूची जोड़ी गई थी या भूमि सुधार से रिलेटेड जोड़ी गई थी। तो यह प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, जो आपके भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची थी यह जोड़ी गई थी 1951 में। तो आप इसे याद रखिएगा, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार के लिए। तो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यह जो 9वीं अनुसूची थी यह पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951 था, उसी के तहत जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका संबंध था भूमि सुधार से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और संविधान में इंडिया अर्थात भारत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा, इंडिया अर्थात भारत जो है यह राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि जो संविधान है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
भारतीय राज्य व्यवस्था, अब ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के संबंध में जो आपकी समिति थी जिसका नाम था JVP समिति, इसका संबंध किससे है? तो यह समिति संबंधित थी आपकी राज्य पुनर्गठन से। अब ध्यान से याद कर लीजिएगा, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो भी समितियां, जो भी आयोग बनाए गए थे, उनमें से एक थी आपकी कौन सी समिति? तो JVP समिति थी। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्य थे। तथा इस समिति को कब गठित किया गया था? तो 1948 में इस समिति को बनाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो पहली समिति थी जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था SK धर समिति। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। SK धर समिति हो गई जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित थी। उसके अलावा JVP समिति हो गई और इसके अलावा 1953 में एक समिति बनी थी, 1953 में, जिसका नाम था फजल अली। क्या नाम था? उसका नाम था फजल अली। तो फजल अली की अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई थी, उसको भी आप याद रखिएगा। उसमें 2 और सदस्य थे फजल अली के अलावा। फजल अली तो उसके अध्यक्ष थे, इसके अलावा आपके KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 2 और व्यक्ति थे उस समिति में जो 1953 में बनाई गई थी राज्य पुनर्गठन के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला है देशीय राज्य। आपको उस देशी राज्य का नाम बताना है जिसे जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जूनागढ़ जो रियासत थी, इसको जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सिक्किम को भारत का संबद्ध राज्य कब बनाया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सिक्किम है इसको भारत का संबद्ध राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के द्वारा 1974 में। फिर आगे चलकर एक और संशोधन किया था, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कब? तो 1975 में जो आपका 36th अमेंडमेंट किया जाता है तथा सिक्किम जो है यह 22वां राज्य बनाया जाता है 1975 में 36वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया था। कब? तो 1975 में 36वें संशोधन के तहत। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में 36वें संशोधन के तहत। तथा सिक्किम जो था यह भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय नागरिकता के अर्जन का प्रकार क्या है? तो आपको पता होगा, हाल ही में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था और एक्ट लाया गया तो 2019 का। इसमें जो है आपका नागरिकता के लिए जो अर्जन का प्रकार वो रखा गया था देशीयकरण। तो इसे आप याद रखिएगा, देशीयकरण। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, निःशुल्क आपका जो विधिक सहायता यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता है, इसका प्रावधान करता है आपका अनुच्छेद 39A। यह जो आपका अनुच्छेद 39A है, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? तो 42nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसी के तहत यह आर्टिकल जोड़ा गया था। DPSP या DPSP का आपका आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आर्टिकल है, आर्टिकल 39A। तथा यह निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 39A। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, यानी कि हमारा जो DPSP है, यह कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो DPSP है भारतीय संविधान के भाग 4 में, और इनका जो अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 36 से लेके आर्टिकल 51, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका भाग कौन सा है? तो भाग 4 में आपको यह मिलेंगे। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने संबंधी जो प्रावधान है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सभी जो प्रावधान है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस भाग में रखा गया है संविधान के? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो भाग 4 क है उसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A है आपका मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनको किसके तहत, किस समिति के रिकमेंडेशन पर संविधान में जगह दी गई थी?
तो एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, सुझाव पर, सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जब 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो स्टार्टिंग में केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन लेटेस्ट में एक और मौलिक कर्तव्य आपका ऐड कर दिया गया है। तो आपका जो लेटेस्ट वाला मौलिक कर्तव्य था यानी कि 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य था, यह 86 यानी कि 86वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया था। यानी कि वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रपति द्वारा दंड की प्रकृति को बदले बिना अवधि को कम कर देना क्या कहलाता है? यानी कि जो दोषी को दंड दिया गया है उसकी दंड की प्रकृति को न बदलते हुए सिर्फ उसकी जो अवधि, मान लीजिए 2 वर्ष की अवधि दी गई है, उसको 1 वर्ष कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है परिहार। तो इसे भी आप याद रखिएगा, उसको हम परिहार यानी कि रिमिशन के नाम से जानते हैं। रिमिशन में क्या होता है? इसमें जो दंड की प्रकृति होती है उसको बदले बिना उसकी जो अवधि होती है उसको कम कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकट रमन थे। ये 1987 से लेकर 1992 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इनके बारे में आपको याद रखना है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत उत्पन्न हुआ कहाँ से? तो न्यायिक व्याख्या से जो है आपका जो भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत था वह प्रस्तुत हुआ था, उत्पन्न हुआ था। इसके बारे में आपको याद रखना है। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में आपकी जनहित याचिका को प्रस्तुत किया जा सकता है। तथा भारत में जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं? PV भगवती। कौन? तो PN भगवती। PN भगवती को जो है भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वस्तु एवं सेवा कर का जो संविधान संशोधन अधिनियम तो वह कौन से नंबर का था? तो 101वां। तो इसे आप याद रखिएगा। जो आपका 101वां संशोधन अधिनियम था यह GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। लास्ट के आपके 5 प्रश्न हैं यहाँ पे। 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो थे ये 1966 में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रयागराज में आपको मिलेगा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। और संविधान की अनुसूची, आपको उस अनुसूची का नाम बताना है जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? शेड्यूल है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से है। आपको बताना है कि जो आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की जो अवधि है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। आप याद रखिएगा, संसद के द्वारा आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की जो अवधि है वह बढ़ाई जा सकती है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। उसके बाद आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। और एक लास्ट है, तीसरी है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो इन तीनों इमरजेंसियों के बारे में भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की जो भावना है किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। तो ये 50 प्रश्न अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि पहले भाग में हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया और सेकेंड भाग में हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडिशनल फैक्टों को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो इस तरह से लगभग 70 से 80 प्रश्न आपके कवर हो गए हैं 2 भाग में। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा अगर आप लेखपाल की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हम सीरीज चला रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे।
दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सबसे बेहतरीन प्रश्न जो बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए और ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको एकदम रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन होगा उसमें से मैक्सिमम चांस है कि पॉलिटी के सेक्शन से यहीं से प्रश्न देखने को मिले। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करते रहना है। अभी तक इसके 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, यह इसका तीसरा वीडियो है। इसके साथ ही हम भूगोल की भी सीरीज चला रहे हैं, भूगोल में भी ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो इन सीरीज को आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। अगर आपको जीएस पे अपनी कमांड मजबूत बनानी है तो लेखपाल की परीक्षा के लिए और वीडियो की परीक्षा के लिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि भाग 3 आज का हमारा जो है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसको कब समाप्त किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था यानी कि संपत्ति का अधिकार था, यह पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको 44th जो आपका अमेंडमेंट किया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, इसके तहत जो है इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यह क्या है? तो आपका जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। क्या है? तो अब यह एक कानूनी अधिकार है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा अब यह किस आर्टिकल में रखा गया है? तो यह अब अनुच्छेद 300 क में है। अब संपत्ति का जो अधिकार है इसको अनुच्छेद 300 क के जगह अंतर्गत रख दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका संपत्ति का मूल अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था, तथा अब यह जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। अब यह आर्टिकल 300 क के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पहले यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो पहले यह आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था संपत्ति का मूल अधिकार, परंतु आर्टिकल 31 से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि आर्टिकल 300 क में अब यह है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 ईयर्स है। तो आप इसे याद रखिएगा, 65 वर्ष है उनकी रिटायरमेंट की एज। तो आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में हमारे मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो NV रमन्ना जो है हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संसद के महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश अपने पद से किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो हटाए जा सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसके अंतर्गत राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद जो 345 है इसके अंतर्गत जो है राज्यों का राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 345 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी। तो आप इसे याद रखिए, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की जो सिफारिश है, गठन का जो सुझाव है, यह दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इस समिति का गठन किया गया था वर्ष 1957 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम में ये सभी आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पंचायती राज यानी कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो पंचायती राज है और यह राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट का विषय है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंचायती राज का यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो टॉपिक है आपका सिलेबस में भी दिया गया है। आपका जो सिलेबस जारी किया गया था ग्राम विकास का, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिलेबस दिया गया है। तो उससे इसका एक अलग से भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा ग्राम विकास वाले प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके सामने है, विधानसभा सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का जो अंतिम विनिश्चय है कौन करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विधानसभा सदस्यों की निहरताओं से
संबंधित प्रश्नों का जो अंतिम विनिश्चय है यह किया जाता है चुनाव आयोग की सलाह से राज्यपाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन जिसका नाम है विधान परिषद, तो विधान परिषद की स्थापना और उसके उन्मूलन का अधिकार किसके पास है? तो विधान परिषद की स्थापना और उसके उन्मूलन का अधिकार दिया गया है संसद को। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हमारी संसद है वह विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और उसका उन्मूलन भी कर सकती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह अधिकार दिया गया है संसद को। वर्तमान में टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। ये नाम आपको याद रखना है, संख्या और राज्यों के नाम आपको याद रखना है जहां पे विधान परिषदें हैं। तो टोटल 6 राज्य हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें हैं। लेटेस्ट में जम्मू कश्मीर जो आपका था उसकी जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान का वह भाग जिसे संविधान मतलब राज्य का संविधान कहा जाता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहते हैं वह है भाग 6। भाग 6 जो है हमारे संविधान का, इसको हम राज्य का संविधान भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद की वह वित्तीय समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एस्टीमेट कमेटी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये आपके जो 30 सदस्य होते हैं ये कहाँ से होते हैं? तो ये सभी आपके लोकसभा से होते हैं। तो आप इसे याद रखिए कि इसमें जो आपके 30 सदस्य होते हैं वे सिर्फ लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं एक समिति होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम कहते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में आपके 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से आपके 15 सदस्य लोकसभा से और आपके 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लेकिन आपकी जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। इसके जो 30 सदस्य होते हैं ये आपके लोकसभा से ही होते हैं। जिनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो आयु सीमा है वह उम्र है वह 30 वर्ष होनी ही चाहिए कम से कम। उसके अलावा अगर लोकसभा के लिए कितनी है? तो लोकसभा के लिए यही जो है आपकी आयु सीमा है वह 25 ईयर से मिनिमम यानी कि 25 वर्ष कम से कम आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, और संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा राज्यसभा के गठन या संरचना के बारे में उपबंध किया गया है। तो राज्यसभा के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 80। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आर्टिकल 80 है इसका संबंध राज्यसभा के गठन से है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में हमारे राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो है ये वर्तमान में उपसभापति हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में? तो वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं यही वर्तमान में सभापति हैं राज्यसभा के। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो उप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसको दिया गया है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसमें बोल सकता है, परंतु उसको वोटिंग का अधिकार नहीं। ये भी आप याद रखिएगा, महान्यायवादी को वोटिंग यानी कि वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया संसद में, परंतु वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसमें बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तथा आर्टिकल जो 76 है, अनुच्छेद जो 76 है, यह महान्यायवादी से संबंधित है। और वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में हमारे हैं के वेणुगोपाल। तो फैक्ट आपको याद रखना है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर यानी कि टैक्स से, कर मतलब यहाँ पे टैक्स है आपका, तो ऐसे टैक्स से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु
प्रयोग किया गया है। तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 आपका किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। आप याद रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें आपको मिलेंगे कितने आर्टिकल? तो 4 आर्टिकल मिलेंगे, 25 से लेके 28 तक। 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और 28 हो गया। ये 4 आर्टिकल आपको मिलेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के हैं। इनमें से आपका जो 27 नंबर का आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल जो 27 है, यह किससे संबंधित है? तो इसके अंतर्गत किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में जो स्वतंत्रता है वो दी गई। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि आपको ऐसे व्यक्ति को कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल 27 आप याद देखिएगा, यह किसके अंतर्गत आता है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है आपका आर्टिकल 27। तो रिलेटेड फैक्ट आप इसे याद देखिएगा। आपको उस मुकदमे का नाम बताना, उस वाद का नाम बताना है जिसमें कहा गया कि क्षमता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो क्षमता ने यहाँ पे समता होगा, समता, इक्वलिटी। तो समता और स्वेच्छाचारिता जो है एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, यह कहा गया था ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य की वाद में। तो ये आपको याद रखना है, मुकदमा आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है इसको हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो आप इसे याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है लिया गया। इसके अलावा यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों को लिया है। इसके अलावा इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति के ऊपर चलाया गया है उसका सिद्धांत भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भी आपका यूएसए के संविधान से ही प्रेरित है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता यह भी यूएसए से ही ली गई है। और इसके अलावा उद्देशिका का विचार भी है आपका यूएसए से ही लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के दौरान, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि टोटल कितनी प्रकार की इमरजेंसी हमारे संविधान में है जिनका जिक्र है, उनको एक बार आप देख लीजिएगा कि कितने प्रकार की इमरजेंसी है, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल, कितने प्रकार के इमरजेंसी का जिक्र है तथा इसके साथ ही उनका आर्टिकल क्या है, उनका अनुच्छेद क्या है, उसको भी आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको बताना है कि प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आपको उस संविधान संशोधन का नाम बताना है जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका जो 44th अमेंडमेंट था 1978 का 1978 का, इसमें यह प्रावधान किया गया कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। जिसके बारे में आपको याद रखना है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने हैं और भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद को आपको बताना है जिसके अंतर्गत नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। टोटल कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? तो टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और लास्ट आपका 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हैं, मूल अधिकार है जो नागरिकों को दिए गए हैं। इनका आर्टिकल क्या है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य ये सभी 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उस संविधान संशोधन का नाम आपको बताना है और जिसके द्वारा मताधिकार की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, आप इसे याद रखिएगा। संविधान निर्माण की जो प्रारूप समिति थी इसमें शामिल एकमात्र आपसे पूछे जा रहे हैं मुस्लिम सदस्य कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संविधान निर्माण की जो आपकी प्रारूप समिति थी यानी कि एस्टिमेट कमेटी थी, इसमें शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य आपके थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था इनका? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र इसमें मुस्लिम सदस्य थे। तो आप इसे याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को जो है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पे होगा,
और प्रारूप समिति का मतलब यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताना है भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था किसके तहत? तो 1853 का जो आपका चार्टर एक्ट था, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है आपको उस एक्ट का नाम बताना है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। तो 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 25 और प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इस तरह से पॉलिटी का जो भाग 3 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।